चैप्टर 6 टार्ज़न का आगमन। भोर होने से ठीक पहले का समय था और बहुत ठंड थी। पहरे पर तैनात अस्कारी उस आदमी से भी ज्यादा नींद में था जिसे उसने काम से निकाला था। ठंड के कारण वह आग के बहुत पास एक लकड़ी के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गया और वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई। जब वह उठा तो वह अपनी आंखों के सामने आए दृश्य से इतना चकित और चौंका हुआ था कि वह कुछ भी करने में असमर्थ था। वो बस वहीं बैठा रहा, आंखें फाड़े, एक लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति को देख रहा था जो उसके पास बैठा था और आग पर अपने हाथ गर्म कर रहा था। ये भूत कहाँ से आया था? ये तो एक क्षण पहले भी वहां नहीं था। असक्री को लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन नहीं, आगंतुक बहुत वास्तविक था, इतना विशाल शरीर वाला। अजनबी के होंठ खुल गए। ये सफारी किसकी है? उसने स्वाहिली बोली में पूछा। अस्करी को अपनी आवाज मिल गई। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? अचानक उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। यदि तुम राक्षस हो, उसने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगा, बशर्ते तुम मुझे कोई हानि न पहुंचाओ। मैं टार्ज़न हूँ, अजनबी ने कहा। ये सफारी किसकी है? दो हैं, अस्करी ने उत्तर दिया। उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। एक है बवाना रोमानोव की सफारी और दूसरी है बवाना रामसगेट की सफारी। वे बंगाली जा रहे हैं? टार्ज़न ने पूछा। हाँ, कल हम बंगाली में होंगे। वे शिकार कर रहे हैं। बवाना रोमानोव शिकार करते हैं। बवाना रामसगेट तस्वीरें लेते हैं। टार्ज़न ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर दोबारा बोला और फिर उसने कहा, पहरेदारी करते समय सो जाने के लिए तुम्हें कोड़े मारे जाने चाहिए। लेकिन मैं सोया नहीं था, टार्ज़न, अस्करी ने कहा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी आंखें बंद की थीं क्योंकि आग की रोशनी से उन्हें तकलीफ हो रही थी। जब मैं आया तो आग लगभग बुझ चुकी थी, टार्ज़न ने कहा। मैंने उसमें और लकड़ियां डाल दीं। मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और तुम सो रहे थे। सिम्बा कैंप में आ सकता था और किसी को उठाकर ले जा सकता था। वो अभी वहाँ बाहर है और तुम पर नज़र रख रहा है। अस्करी उछलकर खड़ा हो गया और अपनी राइफल को कोक किया। कहाँ? सिम्बा कहाँ है? उसने पूछा। क्या तुम उसकी चमकती हुई आंखें नहीं देख सकते? हाँ, टार्ज़न, अब मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने अपनी राइफल कंधे पर रखी। गोली मत चलाओ, हो सकता है कि गलती से तुम उसे गोली मार दो और वह घायल हो जाए, और फिर वह हमला कर देगा। रुको, टार्ज़न ने एक छड़ी उठाई, जिसका एक सिरा जल रहा था, और उसे अंधेरे में फेंक दिया। आंखें गायब हो गईं। अगर वह वापस आए तो उसके सिर के ऊपर से गोली मार दो। इससे वह डरकर भाग जाएगा। अस्करी बहुत सतर्क हो गया, लेकिन वह शेर की तरह ही अजनबी पर भी नजर रख रहा था। टार्ज़न ने आग के पास खुद को गर्म किया। थोड़ी देर बाद हवा ताज़ी हो गई और एक नए क्षेत्र में घूमने लगा। टार्ज़न ने अपना सिर उठाया और हवा को सूंघा। वो मृत व्यक्ति कौन है? उसने पूछा। अस्करी ने जल्दी से अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। जवाब देते समय उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। कोई मरा हुआ आदमी नहीं है, बवाना, अस्करी ने विरोध किया। वहाँ शिविर के उस हिस्से में एक मरा हुआ आदमी है, टार्ज़न ने गोरों के तंबू की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई मरा हुआ आदमी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत की बात छोड़कर चले जाओ। दूसरे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं बैठा रहा और अपने हाथ गर्म करता रहा। मुझे जाकर रसोइयों को जगाना चाहिए, अस्करी ने तुरंत कहा। समय हो गया है। टार्ज़न ने कुछ नहीं कहा और असक्री रसोइयों को जगाने चला गया। उसने उन्हें बताया कि शिविर में एक राक्षस है, और जब उन्होंने देखा कि श्वेत व्यक्ति आग के पास बैठा है, तो वे भी बहुत डर गए। वे और भी अधिक डर गए जब असक्री ने उन्हें बताया कि राक्षस ने कहा था कि शिविर में एक मरा हुआ आदमी है। उन्होंने अन्य सभी लड़कों को जगाया, क्योंकि संख्या में सुरक्षा की भावना अधिक होती है। रामसगेट का मुखिया अपने मालिक के तंबू में गया और उसे जगाया। शिविर में एक राक्षस है, बवाना, उन्होंने कहा, और वह कहता है कि यहाँ एक मरा हुआ आदमी है। शिविर में कोई मरा हुआ आदमी नहीं है ना, बवाना? बिल्कुल नहीं, और वहाँ कोई राक्षस भी नहीं है। मैं एक क्षण में बाहर आ जाऊंगा।
रामसगेट ने जल्दी से कपड़े पहने और कुछ क्षण बाद बाहर आया तो देखा कि वे लोग भयभीत होकर एक साथ इकट्ठे हुए थे और आग की ओर देख रहे थे, जहां लगभग नग्न विशालकाय श्वेत व्यक्ति बैठा था। रामसगेट उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, दूसरा व्यक्ति भी विनम्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? रैम्सगेट ने कहा, आप कौन हैं और हमें इस यात्रा का सौभाग्य किस कारण से प्राप्त हुआ है? रैम्सगेट ने बर्टन से सबक सीखा था कि अजनबियों से कैसे पेश आना चाहिए। दूसरे ने आग की ओर इशारा किया। यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने कहा। आज रात जंगल में असामान्य रूप से ठंड है। आखिर तुम कौन हो, यार, और रात में जंगल में नंगे घूम क्यों रहे हो? मैं टार्जन हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? रैम्सगेट, आप हमारे लड़कों को यह क्या कहानी सुना रहे हैं कि शिविर में एक मृत व्यक्ति है? ये सच है। उन तंबुओं में से एक में एक मृत आदमी है। उसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हें यह अजीब विचार कैसे आया? मैं उसकी गंध सूंघ सकता हूँ, टार्जन ने कहा। रामसगेट कांप उठा, उसने शिविर के चारों ओर देखा। लड़के अभी भी थोड़ी दूरी पर एक साथ इकट्ठे होकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन अन्यथा सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने अजनबी को फिर से देखा, इस बार थोड़ा और करीब से, और पाया कि वह दिखने में अच्छा और बुद्धिमान लग रहा था। फिर भी उसे यकीन था कि वह आदमी पागल था, शायद उन मानव परित्यक्तों में से एक जो कभी कभी सभ्य परिवेश में भी जंगल में नग्न घूमते हुए पाए जाते हैं। उन्हें आमतौर पर जंगली आदमी कहा जाता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल हानिरहित मूर्ख होते हैं। हालांकि, रामसगेट ने सोचा, बर्टन के सबक को याद करते हुए, सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस आदमी का मनोरंजन किया जाए और उसे खाना दिया जाए। वह मुड़ा और लड़कों को बुलाया। जल्दी करो चक के साथ, हम आज जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं। शिविर में शोर से कई गोरे जाग गए थे और अपने टेंट से बाहर निकलने लगे थे। गॉल्ट उनमें से एक था। वह आग की ओर आया, उसके पीछे पीछे अन्य लोग भी आए। यहाँ क्या है, महाराज? ये बेचारा शैतान ठंड से ठिठुर गया और आग में आ गया, रैम्सगेट ने कहा। ये बिल्कुल ठीक है, उसका स्वागत है। क्या तुम देखोगे कि उसे नाश्ता मिले, गॉल्ट? जी श्रीमान। गॉल्ट की विनम्रता ने रैम्सगेट को आश्चर्यचकित कर दिया। और बताओ, गॉल्ट, क्या तुम लड़कों से दूसरों को जगाने को कहोगे? मैं आज सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। गॉल्ट ने लड़कों की ओर मुड़कर स्वाहिली में कुछ निर्देश दिए। कई लड़के अलग हो गए और अपने स्वामियों के तंबू में जाकर उन्हें जगाने लगे। टार्जन आग के पास अपनी जगह पर वापस आ गया था और रामसगेट पहरे पर तैनात असक्री से बात करने चला गया था। उसने अभी उस आदमी से सवाल पूछना शुरू ही किया था कि तभी गोरों के तंबू की दिशा से एक चिल्लाहट ने उसे रोक दिया और उसने देखा कि बर्टन का लड़का उसकी ओर उत्साह से दौड़ रहा है। जल्दी आओ, बवाना, लड़का चिल्लाया। जल्दी आओ, क्या है, क्या बात है? रैम्सगेट ने पूछा। मैं तंबू में गया, मैंने देखा कि बवाना बर्टन फर्श पर मृत पड़ा है। रैम्सगेट बर्टन के टेंट की ओर भागा, टार्जन उसके कोहनी के पास था। गॉल्ट उनके ठीक पीछे था। बर्टन का शव, सिर्फ पायजामा पहने हुए, फर्श पर मुंह के बल पड़ा था। एक कुर्सी उलट गई थी और भयंकर संघर्ष के अन्य सबूत भी थे। जब तीनों लोग शव की जांच में व्यस्त थे, रोमानोफ और ट्रेंट टेंट में घुस गए। ये भयानक है, रोमानोफ ने कांपते हुए कहा। ये किसने किया होगा? ट्रेंट ने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा, शव को घूरता रहा। बर्टन की पीठ पर चाकू मारा गया था। चाकू बाएं कंधे के ब्लेड के नीचे से घुसकर दिल को छेदता हुआ निकल गया था। उसके गले पर काले और नीले निशान थे, जिससे पता चलता है कि हत्यारे ने उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका गला घोंट दिया था। रोमानोफ ने कहा, जिसने भी ये किया होगा, वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा। लेफ्टिनेंट बर्टन स्वयं बहुत शक्तिशाली था। फिर वे चकित हो गए, उन्होंने देखा कि श्वेत अजनबी ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। टार्जन ने शव को खाट पर उठाया और उसे कंबल से ढक दिया। फिर वह नीचे झुका और बर्टन के गले पर निशानों की जांच की। वह बाहर चला गया और वे उसके पीछे चले गए, हैरान और भयभीत।
जैसे ही वे तंबू से बाहर निकले, जिसके सामने लगभग पूरा सफारी इकट्ठा हो गया था, रामसगेट ने अपनी बहन को अपने तंबू से उनकी ओर आते देखा। क्या बात है? उसने पूछा। क्या हुआ है? रामसगेट उसके पास आ गया। कुछ बहुत भयानक हुआ है, बैब्स, उसने उसकी सवालिया निगाहों से बचते हुए कहा। फिर वो उसे वापस उसके तंबू में ले गया और उसे बताया। गोल्च ने लोगों को अपने काम पर वापस जाने का आदेश दिया। रात के दौरान पहरे पर तैनात सभी अस्करियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। अन्य गोरे लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, लेकिन केवल टार्जन ही सवालों और जवाबों को समझ पाया, जो स्वाहिली में थे। रात के दौरान 4 अस्करी ड्यूटी पर थे, और सभी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा या सुना, सिवाय आखिरी वाले के, जिसने बताया कि अजीबोगरीब गोरा आदमी आग पर खुद को गर्म करने के लिए भोर से ठीक पहले शिविर में घुस आया था। क्या तुमने उसे शिविर में रहते हुए हर समय देखा था? गोल्च ने पूछा। आदमी हिचकिचाया। आग की वजह से मेरी आंखें जल गईं, बवाना, और मैंने उन्हें बंद कर लिया। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। बाकी समय मैंने उसे आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, गोल्च ने कहा। तुम सो रहे थे। शायद मैं थोड़ा सो गया, बवाना। तो फिर इस आदमी के पास तंबू में जाकर बवाना बर्टन की हत्या करने का समय हो सकता था। गोल्च ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि टार्जन स्वाहिली भाषा समझता है। हाँ, बवाना, अश्वेत ने उत्तर दिया। हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे पता था कि वहाँ एक मरा हुआ आदमी है, इससे पहले कि कोई और जान पाता। आप ये कैसे जानते हैं? उसने मुझे ऐसा बताया था, बवाना। टार्जन ने शांति से कहा, मेरे शिविर में आने से पहले ही वह आदमी मर चुका था। गोल्च चौंक गया। क्या आप स्वाहिली समझते हैं? उन्होंने पूछा। हाँ। कोई नहीं जानता कि आप कितने समय तक शिविर में थे। आप, ये सब क्या है? रोमानोफ ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा हूँ। रुको, लॉर्ड जॉन आ रहे हैं। उन्हें इस जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। लेफ्टिनेंट बर्टन उनके देशवासी थे। रामसगेट और रोमानोफ ने ध्यान से सुना, जबकि गोल्च ने वही दोहराया जो अस्करी ने उसे बताया था। टार्जन अपने भाले पर झुककर खड़ा था, उसका चेहरा भावशून्य था। जब गोल्च ने अपनी बात समाप्त की, तो रामसगेट ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस आदमी पर शक करने का कोई कारण नहीं दिखता, उसने कहा। उसका क्या मकसद हो सकता है? ये निश्चित रूप से डकैती नहीं थी, क्योंकि बर्टन के पास कोई कीमती चीज नहीं थी। और यह बदला भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। शायद वह पागल है, स्मिथ ने सुझाव दिया। कोई भी पागल व्यक्ति जंगल में नंगा नहीं घूमेगा, और आप कभी नहीं बता सकते कि पागल व्यक्ति क्या कर सकता है। ट्रेंट ने सिर हिलाया। डिमेंशिया प्राइकॉक्स, उसने कहा, होमिसाइडल मेनिया के साथ। लेडी बाबरा, सूखी आंखों और शांतचित होकर, अपने भाई के पास आकर खड़ी हो गई। वायलट भी उसके साथ थी, उसकी आंखें लाल थीं और वह नाक सिकोड़ रही थी। क्या तुमने कुछ नया सीखा है? लेडी बाबरा ने अपने भाई से पूछा। रामसगेट ने अपना सिर हिलाया। गोल्च को लगता है कि इस आदमी ने ही यह काम किया होगा। लेडी बाबरा ने ऊपर देखा। वह कौन है? उसने पूछा। उसने बताया कि उसका नाम टार्जन है। वह रात के समय किसी समय शिविर में आया था, कोई नहीं जानता कि कब, लेकिन मुझे उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता। हो सकता है कि उसका कोई मकसद न रहा हो। लेडी बाबरा ने कड़वाहट से कहा, यहाँ कई लोग हैं जिनके पीछे कोई मकसद हो सकता है। उसने सीधे ट्रेंट की तरफ देखा। बाबरा, ट्रेंट ने कहा, तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि यह मैंने किया है? वह एक बार उसे मारने के लिए तैयार था, महाशय, टॉमलिन ने रैम्सगेट से कहा। मैं वहां था, सर। मैंने बर्टन को उसे नीचे गिराते देखा। वे उसकी लेडीशिप के बारे में झगड़ रहे थे। ट्रेंट असहज लग रहा था। ये बेतुकी बात है, उन्होंने विरोध जताते हुए कहा। मैं मानता हूं कि मैंने अपना आपा खो दिया था, लेकिन जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे खेद हुआ। वायलट ने गोडेंस्की पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। उसने उसे भी मारने की कोशिश की।
उसने कहा कि वो उसे मार देगा। मैंने उसे सुना। जहां तक बात है, गोल्ट ने उसे भी मारने की धमकी दी थी, रोमानोव ने कहा। उन सभी ने उसे नहीं मारा। मुझे लगता है कि हमें बंगाली में अधिकारियों के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें मामले को सुलझाने देना चाहिए। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, गोल्ट ने कहा। मैंने उसे नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने मारा है। लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत मज़ेदार बात है कि वो कैंप में अकेला व्यक्ति था जिसे पता था कि लेफ्टिनेंट बर्टन मर चुका है। टार्ज़न ने कहा, वहाँ एक और व्यक्ति था जो जानता था। वह कौन था? गोल्ट ने पूछा। वह आदमी जिसने उसे मारा। मैं अब भी जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि वो मर चुका है, गोल्ट ने कहा। तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, रेम्सगेट ने कहा। मुझे कहना होगा कि यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। ये बहुत सरल है, टार्ज़न ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि आप में से कोई भी इसे नहीं समझ पाएगा। मैं वानरों का टार्ज़न हूँ। मैंने अपना लगभग पूरा जीवन ठीक उन्हीं परिस्थितियों में बिताया है, जैसे अन्य जानवर रहते हैं। जानवर सभ्य मनुष्य की तुलना में कुछ इंद्रियों पर अधिक निर्भर होते हैं। उनमें से कुछ की सुनने की शक्ति असाधारण रूप से तीव्र होती है। दूसरों की दृष्टि उल्लेखनीय होती है, लेकिन सबसे अधिक विकसित गंध की भावना है। इनमें से कम एक इंद्रिय के विकसित हुए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सबसे असहाय प्राणियों में से एक है, इसलिए मुझे इन सभी को विकसित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मृत्यु की अपनी एक अलग गंध होती है। जीवन के समाप्त होने के तुरंत बाद ये गंध महसूस होती है। जब मैं आग के पास खुद को गर्म कर रहा था और असक्री से बात कर रहा था, तो हवा में ताजगी और बदलाव आया। इसने मेरे नथुने में यह सबूत ला दिया कि थोड़ी दूरी पर एक मृत व्यक्ति पड़ा है, शायद किसी तंबू में। पागल, स्मिथ ने घृणा से कहा। गोडेंस्की घबराकर हंसा। उसे भी लगता होगा कि हम पागल हैं, जो ऐसी कहानी पर यकीन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने अपने आदमी को पकड़ लिया है, ट्रेंट ने कहा। एक पागल को हत्या करने के लिए किसी मकसद की जरूरत नहीं होती। मिस्टर ट्रेंट सही कह रहे हैं, गोल्ट ने सहमति जताई। हमें उसे बांधकर अपने साथ बंगाली ले जाना चाहिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति टार्ज़न को नहीं जानता था। उनमें से कोई भी उसकी ग्रे आंखों में अचानक आए अजीब से भावों को नहीं समझ पाया। जैसे ही गोल्ट उसकी ओर बढ़ा, टार्ज़न पीछे हट गया। तभी ट्रेंट ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे घेर लिया। ट्रेंट ने कहा, अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ट्रेंट के इरादे भले ही अच्छे रहे हों, लेकिन उसकी तकनीक में खामियां थीं। वह अन्य गलतियों के अलावा दो बड़ी गलतियों का दोषी था। वह टार्ज़न के बहुत करीब था और उसने बंदूक निकालते ही गोली नहीं चलाई। टार्ज़न का हाथ बाहर निकल आया और उसने अपनी कलाई पकड़ ली। ट्रेंट ने ट्रिगर खींचा, लेकिन गोली बिना किसी नुकसान के जमीन में धंस गई। फिर वह पीड़ा में चिल्लाया और जब बंदर आदमी ने और दबाव डाला तो उसने हथियार गिरा दिया। ये सब बहुत जल्दी हो गया और फिर टार्ज़न ट्रेंट को अपने सामने ढाल की तरह पकड़े हुए उनसे दूर चला गया। ट्रेंट को मारने के डर से उन्होंने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। गोल्ट और रैम्सगेट आगे बढ़ने लगे। टार्ज़न ने एक हाथ से उस आदमी को पकड़ते हुए अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला। तुम जहां हो वहीं रहो, उसने कहा, नहीं तो मैं मार डालूंगा। उसकी आवाज़ शांत और संतुलित थी, लेकिन उसमें धारदार चाकू की धार थी। दोनों आदमी रुक गए और फिर टार्ज़न जंगल की ओर पीछे हट गया जो शिविर के किनारे तक आता था। क्या तुम कुछ नहीं करने जा रहे हो? ट्रेंट चिल्लाया। क्या तुम इस पागल को मुझे जंगल में ले जाकर मारने दोगे? हमें क्या करना चाहिए? रोमानोव ने किसी से विशेष रूप से नहीं कहा। हम कुछ नहीं कर सकते, रेम्सगेट ने कहा। अगर हम उसके पीछे गए, तो वह निश्चित रूप से ट्रेंट को मार देगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वह उसे जाने दे सकता है। मुझे लगता है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, गोल्ट ने कहा, लेकिन किसी ने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया, और एक क्षण बाद टार्ज़न ट्रेंट को अपने साथ घसीटता हुआ जंगल में गायब हो गया। उस सुबह सफारी जल्दी शुरू नहीं हुई और उनके शुरू होने से बहुत पहले ही ट्रेंट जंगल से बाहर निकलकर उनके साथ आ गया।
वह अभी भी डर से कांप रहा था। मुझे ब्रांडी का एक गिलास दे दो, जॉन, उसने रेम्सगेट से कहा। मुझे लगता है कि उस राक्षस ने मेरी कलाई तोड़ दी है। भगवान, मैं लगभग मर चुका हूँ। वह आदमी इंसान नहीं है। उसने मुझे ऐसे संभाला जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, तो उसने मुझे जाने दिया। और फिर वह बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ गया। मैं आपको बताता हूँ, यह अजीब है। क्या उसने आपको शिविर से बाहर निकालने के बाद किसी तरह से आपको नुकसान पहुँचाया? रेम्सगेट ने जानना चाहा। नहीं, वो बस मुझे घसीटता हुआ ले गया। वह एक बार भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। यह ऐसा था, ऐसा लगा जैसे कोई शेर मुझे घसीटकर ले जा रहा हो। मुझे आशा है कि हमने उसे अंतिम बार देखा होगा, रेम्सगेट ने आशापूर्वक कहा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ट्रेंट ने जवाब दिया। उसने बेचारे बर्टन को मार डाला, ठीक है, और वह आसानी से भाग निकला। सफारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 4 वाहक बर्टन के शव को एक तात्कालिक स्ट्रेचर पर लादे हुए थे। ये स्तंभ के पिछले हिस्से में आ गया और बाबरा अपने भाई के साथ आगे चल रही थी ताकि उसे यह न देखना पड़े। वे उस दिन बंगाली नहीं पहुंच पाए और उन्हें दूसरा शिविर बनाना पड़ा। हर कोई उदास था। स्थानीय लड़कों के बीच कोई हंसी मजाक या गाना बजाना नहीं था और शाम के खाने के कुछ ही समय बाद सभी रात के लिए सो गए। आधी रात के करीब कैंप में चीख पुकार और गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। तभी स्मिथ अपने टेंट से भागता हुआ आया, जिसमें वह पीटरसन के साथ रहता था। रेम्सगेट अपनी चारपाई से उछलकर अपने पजामे में बाहर की ओर भागा, लगभग स्मिथ से टकरा गया। क्या बात है यार, भगवान के लिए, क्या हुआ? वह पागल दानव, स्मिथ चिल्लाया। वह फिर से यहाँ था। इस बार उसने बेचारे पीटरसन को मार डाला। मैंने उस पर गोली चलाई। मुझे लगता है कि मैंने उसे मारा, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं निश्चित नहीं हो सका। वो कहाँ गया? रेम्सगेट ने पूछा। वहाँ से जंगल की ओर, स्मिथ ने इशारा करते हुए कहा। रामसगेट ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं है। हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वे पीटरसन के तंबू में गए और पाया कि वह अपनी खाट पर लेटा हुआ था। सोते समय उसके दिल में चाकू घोंप दिया गया था। उस रात शिविर में और नींद नहीं आई और गोरे और अस्करी पहरे पर खड़े थे।